हेलो बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड किंगडम के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के इतिहास। मुझे ये तो नहीं पता कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस होने जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको आज जो बताऊँगा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, ठीक है, जो लगभग 11th बायोलॉजी के बेस पे है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस बताऊंगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में और उसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं शुरू करता हूँ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के इतिहास क्या कहता है? आप सबको अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इस ओर ले जाना चाहूँगा। आज से लगभग बहुत वर्ष पूर्व 15 बिलियन ईयर्स अगो, याद रखिए इस कंटेंट को, 15 बिलियन ईयर्स एगो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? ओरिजिन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप। आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और जिस पिंड से उत्पत्ति हुई थी, जिस कंटेंट से ये बना था, जिस वस्तु से ये बना था, उसका नाम था एक ऐसा पदार्थ ईलेम। ईलेम नामक पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी आज से 15 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, और अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अगर एनिमल्स की उत्पत्ति देखें तो अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस, मतलब जो हमारे पास प्रमाण है उसके आधार पर, इस अर्थ पर एनिमल्स की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, एनिमल्स मैं जीव लिखा हूँ यहाँ पर, प्लांट्स भी आ जाएंगे, याद रखिए प्लांट्स पहले है तो यहाँ पर एक कंटेंट लिखना ज़रूरी है और वो है लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी आज से लगभग 350 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व इलेम नामक एक ग्रह, एक पिंड से हुई थी, जो कि आग का धकता हुआ गोला था। ऐसा आपको कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। खैर मेरे को उस पॉइंट में आज नहीं जाना है, मैं आपके लिए दूसरे कंटेंट लेकर आया हूँ, तो इस दूसरे कंटेंट के आधार पर मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, फिर पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई 350 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, बहुत पुराना इतिहास है। ठीक है, अगर हम इस पूरे इतिहास का अध्ययन करें तो हमें ये मिलेगा कि इस अर्थ पर, हमारे इस ग्रह पर पौधे और जंतुओं की उत्पत्ति मनुष्य से पहले हुई थी। ठीक है, किसकी उत्पत्ति हुई थी पहले? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। कौन से एनिमल? अब एनिमल्स में हम लोग नहीं आते। एनिमल शब्द का प्रयोग उन पशुओं, उन जानवरों के लिए किया जाता है, याद रखना, उन जंतुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल, इन दोनों की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले फास्टली। ठीक है, उसके बाद प्लांट और एनिमल्स की उत्पत्ति के बाद ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, मानव समुदाय की उत्पत्ति हुई थी इस पृथ्वी पर। लेकिन समय आगे चलते गया, अब मनुष्य, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, उन्होंने सभी प्लांट्स और एनिमल्स का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करने लगा। अब सबको पता है कि जो भी आवश्यकता रहती थी उनको, जो कि रिक्वायर्ड रहता था, उसकी पूर्ति वो लोग इन एनिमल्स और प्लांट्स से किया करते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किए, ह्यूमन बींग्स ने क्या किए, मानव समुदाय ने क्या किया, अपनी सुविधाओं के लिए, ताकि उन एनिमल्स को और प्लांट्स को पहचान सके, उनको नाम देना प्रारंभ कर दिए। बाद में उनके लक्षणों के आधार पर
नाम देना शुरू कर दिए और उसके लक्षणों के आधार पर उसको क्लासिफाइड करना शुरू कर दिए, वर्गीकृत करना शुरू कर दिए। ये कंटेंट मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, आप पीछे जाके क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों किए, अपने फ़ायदे के लिए नामकरण किए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला वर्णन क्लासिफिकेशन का सबसे पहला वर्णन डिस्क्राइब्ड बाय, सबसे पहला वर्णन अगर वर्गीकरण का कहीं पर मिलता है तो वो है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद ये भी है छंदोग्य उपनिषद। इस छंदोग्य उपनिषद में वर्गीकरण का सबसे पहला वर्णन मिलता है। ठीक है, इस छंदोग्य उपनिषद में सभी जीवों को 3 समूह में बांटा गया था, जिसका नाम मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ आपके लिए, जीवज, अंडज और उद्भिज। जीवज तो आप समझ ही रहे होंगे, अंडज बता देता हूँ, अंडज जिसकी उत्पत्ति एग से होती है, अंडों से होती है। उद्भिज का मतलब टू सॉइल इन ग्रो, टू सॉइल, मिट्टी से उत्पत्ति, इसकी अंडों से उत्पत्ति, और जीवज को क्रिएचर्स कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई थी, जीवज, अंडज, उद्भिज। क्लियर है? अगर मैं क्लियर हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये जो छंदोग्य उपनिषद है, इस छंदोग्य उपनिषद में जीवज, अंडज, उद्भिज में वर्गीकृत किया था। उसके बाद 600 BC के आसपास, ठीक है, फर्स्ट कंटेंट है ये। ठीक है, फर्स्ट ए बता रहा हूँ मैं। सेकंड बी, सुश्रुत संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता के अनुसार 600 BC के आसपास, सुश्रुत संहिता में 600 BC के आसपास सारे वस्तुओं को, सारे थिंग्स को, पृथ्वी में जितने भी मौजूद थे सबको 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। कितने भाग में बांट दिया? 2 भाग में। एक का नाम इन्होंने दिया जंगम, ठीक है, जो चलते हैं, चल फिर सकने में सक्षम है, और दूसरे को इन्होंने नाम दिया स्थावर। स्थावर, जंगम जो चल फिर सकने में सक्षम है, एनिमल्स आएंगे इसके अंतर्गत, सारे क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। और स्थावर में जो चल फिर सकने में सक्षम नहीं है, अर्थात ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आएंगे, सभी प्रकार के पौधे आएंगे। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, अब ऐसे ही इन संहिता के अनुसार, ऐसे उपनिषद के अनुसार तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आप सभी के लिए, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। हिप्पोक्रेट्स नाम आपने सुना होगा, हिप्पोक्रेट्स जो लगभग 460 से 377 BC तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इन्होंने, हिप्पोक्रेट्स ने, और इसके साथ अरिस्टोटल ने, जिसको आप लोग अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल 384 to 322 BC ने, दोनों ने मिलकर जीवधारियों के, जीवों के समूह के को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, इन दोनों के अनुसार, किसके अनुसार? हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टोटल के अनुसार जीवों के समूह के इन्होंने 2 भागों में बांटा, और 2 भाग में से फर्स्ट कंटेंट इसमें बनता है, एक भाग बनता है एनिमेलिया का, एनिमल्स का, जिसको आप लोग जंतु कहते हैं, और सेकंड कंटेंट इसमें बनता है, सेकंड पॉइंट इसमें आता है प्लांट्स का, सेकंड समूह, सेकंड ग्रुप कह सकते हैं आप लोग, सेकंड समूह, सेकंड ग्रुप। ठीक है, एनिमेलिया, एनिमल्स एंड देन प्लांट्स। हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टोटल ने 2 समूह में वर्गीकृत किया था। ठीक है ना, समझ गए? फिर अरिस्टोटल ने क्या किया था? इसी अरिस्टोटल ने जो एनिमल्स थे, उन एनिमल्स को 2 श्रेणी में बांटा, 2 सीरीज में इन्होंने कन्वर्ट किया, 2 सीरीज में बांटा। एक का नाम उन्होंने दिया
एनाइमा, एनाइमा, एनाइमा का मीनिंग्स कुछ इस प्रकार से होता है, आरबीसीएस प्रेजेंट, विच इज़ प्रेजेंट इन आरबीसीएस, जिसके शरीर में लाल रक्त कणिका प्रेजेंट होता है, आरबीसीएस प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा नाम उन्होंने दिया एनाइमा, इनाइमा, एनाइमा, ठीक है। इसमें आरबीसीएस अब्सेंट, इसमें आरबीसीएस अब्सेंट, ठीक है। मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। तो आपको ये समझ में आया होगा, हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को दो समूह में बांटा था, जंतु और पादप समूह में। अरस्तु ने दो श्रेणी में विभाजित किया उसको, इनाइमा और एनाइमा में। इनाइमा का तात्पर्य जिसमें लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती है, और इनाइमा का मतलब जिसमें लाल रक्त कणिका अब्सेंट रहता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है ये हो गया हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल का। इसके बाद में आता है थियोफ्रास्टस का, ठीक है। वो वर्गीकरण तो था हिप्पोक्रेट्स के अनुसार, अब वर्णन आता है इसमें हिस्ट्री में अगर जाएं तो थियोफ्रास्टस का, ठीक है। थियोफ्रास्टस, अगर नाम आपने सुने हैं तो और एक बार मेमोराइज कर लीजिए, बहुत काम का साइंटिस्ट है ये, बहुत बार इसे संबंधित सवाल पूछा जाता है। इनका 370 टू 285 BC तक इनका वर्चस्व रहा था, ठीक है। इसको थियोफ्रास्टस को, बहुत मेन कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं ना आप, याद रखिए। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को, ठीक है। बॉटनी के पिता या वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्धि रखते हैं, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम है, इनके बुक्स के नाम है, इन्होंने एक बुक्स लिखा था, बुक्स का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये नाम आपने सुना भी होगा। इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में नाम से स्पष्ट है प्लांट, तो इन्होंने इस प्लांट में 480 स्पीसीज़, माने पादप स्पीसीज़ प्लांट का वर्णन किया था। और कैसे वर्णन किया था? उनकी हैबिट के आधार पर, ठीक है। 480 प्रकार के पादप जाति का वर्णन उन्होंने उनके हैबिट के आधार पर किया था। हैबिट, अब कौन कौन से हैबिट है आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कंटेंट को क्लियर कर देता हूँ। ये जो हैबिट है ये होता है एक ट्रीज़, ये समझते हैं आप, वृक्ष, ठीक है। एक होता है श्रब्स, जिसको बोलते हैं आप लोग झाड़ी, ठीक है। और थर्ड होता है इसमें अंडर श्रब्स, ये नाम थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए नया हो, छोटी झाड़ी में आता है ये, ठीक है। और एक आता है हब्स, अर्थात शाक। इस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया था, किसने? थियोफ्रास्टस ने, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इसमें आता है, नेक्स्ट आपको मिलता है प्लिनी द एडलर। ये भी एक साइंटिस्ट थे जिनका वर्गीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। प्लिनी, इसका नाम ही है प्लिनी द एडलर, ठीक है। इनका वर्चस्व 28 टू 79 AD के आसपास रहा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो प्लिनी द एडलर ने भी एक बुक लिखा था, इनके बुक्स का नाम था, इन्होंने भी एक बुक लिखा था और इसके बुक्स का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ठीक है। इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया। क्या किया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया, ये ध्यान में रखेंगे। हिस्टोरिया नेचुरलिस में सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल को देने का, कृत्रिम वर्गीकरण को देने का अधिकार इसी को जाता है, प्लिनी द एडलर को। उसके बाद में हिस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आगे साइंटिस्ट जो आते हैं वो उनका नाम आता है लगभग 17वीं सेंचुरी के आसपास जॉन रे, ठीक है। 17वीं सेंचुरी, इसका वर्चस्व 1627 टू 1705 तक के आसपास इनका कार्यक्रम चला, ठीक है।
इन्होंने सारे विश्व में से यूरोप का भ्रमण किया था, ठीक है। और लगभग 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स का वर्णन अपनी बुक में किया, और उसके बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, ये नाम था। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 18,000 पौधों और जातियों का वर्णन किया था, ठीक है। और इन्होंने जिस के आधार पर किया था, उन्होंने एक आधार लिया था मॉर्फोलॉजिकली। उन्होंने हैबिट लिया था ना, याद है ना, थियोफ्रास्टस ने हैबिट के आधार पर किया था, ठीक है। तो ये प्लिनीडा एडलर था, इन्होंने अपने बुक में हिस्टोरिया नेचुरलिस में कृत्रिम वर्गीकरण दिया, और जॉन रे ने क्या किया था, एक पुस्तक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्पीसीज शब्द का उपयोग किया था। स्पीसीज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। 17वीं सेंचुरी के आसपास थे। उसके बाद में फिर से हिस्ट्री आगे बढ़ती है, और यहाँ पर एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी यहाँ पर आ जाता है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी सबको पता चल गया होगा कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसको देने का श्रेय अर्थात एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका सबसे प्रमुख योगदान था, स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन के वासी थे। इन्होंने इनका जो हिस्ट्री चला 1707 टू 1778 तक, ठीक है। इन्होंने बुक लिखे, क्या क्या बुक लिखे देखो। एक बुक लिखा था उन्होंने 1753 में, एक बुक लिखा उन्होंने 1753 में, नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। और 1758 में इन्होंने लिखा था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। दो बुक इन्होंने लिखा था, 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम और 1758 में इस सिस्टेमा क्या बोलते हैं इसको, क्या बताया था, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। सिस्टेमा जो प्लांटेरम था, इसमें इन्होंने लगभग 5,900 प्लांट्स की स्पीसीज, सभी स्पीसीज का वर्णन किया था। और सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक्स में इन्होंने 4,200 अर्थात 4,200 एनिमल्स प्लांट्स और ये इसमें एनिमल्स का वर्णन किया था, ठीक है। और इसी ने ही बाय नॉमेनक्लेचर आपने पढ़े हैं, बाय नॉमेनक्लेचर दिया था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ही इजाद किया था नामकरण पद्धति का, ठीक है, समझ में आया। इन्होंने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था, इन्होंने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया था। क्लियर है, समझ में आया। इनके इस योगदान के लिए इसको एक तमगा दिया गया, एक उपाधि दी गई, और ये शुमार हो गए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में। अर्थात जब भी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा हमेशा कैरोलस लीनियस स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है। इनको क्या कहा गया, वर्गीकी के जनक या वर्गीकी के पिता माना गया। इसको वर्गीकी के जनक के रूप में ये प्रतिस्थापित है आज भी, ठीक है। और आगे जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी था, ये आगे बढ़ता है, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बाद में आता है जो आपको ज़्यादातर पढ़ने को मिलेगा मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बाद, वो है 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ, 19वीं सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ। 1969 में एक साइंटिस्ट था R.H. विटकर,
एक साइंटिस्ट हुए RH विटकर। ठीक है, RH, ये RH है क्या भाई? वो वाला RH नहीं है जो ब्लड में पाया जाता है, ये RH थोड़ा अलग वाला RH है। R फॉर रॉबर्ट लिख देता हूँ आपके लिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रॉबर्ट, H फॉर हार्डिंग। सोचेंगे कैसा नाम है, तो ये नाम होता है और ऐसे ही नाम होता है उन लोगों का, RH विटकर। ठीक है, रॉबर्ट हार्डिंग विटकर इसका पूरा नाम था, रॉबर्ट हार्डिंग विटकर इसका पूरा नाम था। इन्होंने ही सभी एनिमल्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर का बारीकी से अध्ययन किया था। स्पेसिफिक कैरेक्टर का बारीकी से अध्ययन करके, उसका कीन ऑब्जर्वेशन करके सारे एनिमल्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब नाम से स्पष्ट हो गया होगा आपको, ये RH विटकर एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, और ये 5 जगत वर्गीकरण आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं 11th बायोलॉजी के बेस पे। ठीक है, ये 5 जगत वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है आगे आपके लिए। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री RH विटकर तक आके रुक जाती है आपके सिलेबस के अनुसार, और आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो वर्गीकरण प्रणाली पढ़ेंगे RH विटकर के अनुसार पढ़ेंगे इससे संबंधित कंटेंट में आगे की ओर। और मैं सबसे पहले इसमें बता रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हिस्ट्री यहाँ पर क्लोज होता है और मैं बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बोलेंगे क्लासिफिकेशन के भी प्रकार होते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं भाई। तो साइंटिस्टों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी, अपने अपने मत दिए, अपने अपने कंटेंट रखे, उसके आधार पर 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। सेकंड इसमें होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और थर्ड होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर, नहीं थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाए। सी थर्ड नंबर का है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मीन्स होता है जाति वृत्ति, ये याद रखेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 3 वर्ग में बांटा गया है, इसको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं ये 3 में क्या क्या कंटेंट है, किस किस प्रकार के कैरेक्टर को रखा जाता है, किसने किसने दिए हैं, किसने किसकी किसकी यहाँ पर योगदान मिलेगा, ये देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में इस वर्गीकरण के अनुसार हम समस्त प्लांट्स की, जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, उसकी स्ट्रक्चरल एफिनिटीज, संरचनात्मक समानता और नेचुरल एफिनिटी के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको क्या हो। स्ट्रक्चरल एफिनिटीज मतलब संरचनात्मक समानता के आधार पर, और प्रकृति से कितना संबद्ध है, कितना बंधुता रखता है, कितना जुड़ा हुआ है वो। नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उनको जटिलता के क्रम में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, इस नेचुरल क्लासिफिकेशन में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिए हैं उसका कुछ एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार से नाम आता है। एक साइंटिस्ट था, इसमें नाम आएगा डी कैंडोले। ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट था बेंथम एंड हुकर। ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे हायर एजुकेशन के दौरान। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उनके मेन कैरेक्टर को वर्गीकृत किया जाता है। किसको? मेन कैरेक्टर को, मुख्य लक्षण का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, लेकिन मेन कैरेक्टर तो हमने कह दिए, तो इस
वर्ग क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा क्रिटिसाइज या दोष तो ये हो जाता है, कमियां ये हो जाता है कि इस लक्षण में जो पौधे या जो जंतु वर्गीकरण के लिए चुने जाते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा समानता और उनके अंतर संबंधों पर प्रकाश नहीं डाला जाता। इसका क्रिटिसाइज है, इसकी दोष है। ठीक है, तो मैं एक इसका आलोचना तो नहीं कहूँगा बल्कि शॉर्ट कमिंग कहता हूँ, शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, इसके दोष है, ये शॉर्ट कमिंग्स है। शॉर्ट कमिंग्स क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि उसकी एफिनिटीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, समानता पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरे एनिमल्स के साथ या नेचर के साथ में किस प्रकार का अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, उस पर भी फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब इस वर्गीकरण में क्या किए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, जिन जीवों की एफिनिटी ज़्यादा रखते हैं, जिन जीवों के बीच में एफिनिटी ज़्यादा है, अत्यधिक समानता है, उनको उन्होंने अलग अलग समूह में रखने का कार्य कर दिए। ठीक है, ज़्यादा समानता वाले जीवों को एक वर्ग में रख दिए, थोड़ा सा डिफरेंट मिला उसको दूसरे वर्ग में रख दिए। ये इसमें जिन जिन लोगों का योगदान था, जिन जिन लोगों ने इसके अंतर्गत काम किए, उसमें आता है जो वर्गीकरण मिलेगा आपको थ्रियोफ्रास्टस का। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट में आता है लिनियस का। ऑर्डर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस हमको पता होना चाहिए कि किन किन लोगों का योगदान है। जॉन रे, जॉन रे जानते हैं ना आप लोग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जॉन रे। ठीक है, 17वीं शताब्दी का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम लिखा था। मैंने ऐसे बताया था, स्पीसीज शब्द का सबसे पहले इन्होंने ही उपयोग किया था। ठीक है, अब थर्ड आता है इसमें क्लासिफिकेशन में, और थर्ड को हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, जाति वृत्ति वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें जीवधारियों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण की उत्पत्ति, मतलब क्या क्या देखते हैं। देखो, हम लोग ओरिजिन देखते हैं, किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार का उन जीवों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, किस प्रकार का इंटर रिलेशनशिप है, कौन सी इंटर रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक अर्थात जेनेटिक होना चाहिए, जेनेटिक रिलेशनशिप है कि नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है, इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर ये मिलता है आपको कि इसमें फॉसिल्स के बेस पर भी, फॉसिल्स जीवाश्म के बेस पर भी यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है। जीवाश्म के बेस में इसमें प्रमुख कंटेंट मिलेगा आपको कनेक्टिंग लिंक, संयोजी कड़ी के रूप में मिलेगा आपको कनेक्टिंग लिंक, लिंक कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने किए, जैसे एंगलर ने भी किया था। ठीक है, हचिंसन ने भी किया था, बाहिन ने भी किया था, जॉन रे ने भी किया था, इसमें इसका उपयोग किया था जॉन रे ने भी, लीनियस भी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है और कौन कौन वैज्ञानिक इसमें वर्क करते हैं। अब आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो जगत नामकरण, क्या बोलते हैं, सॉरी, दो जगत वर्गीकरण प्रणाली होता क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। द्विजगत वर्गीकरण होता क्या है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। किसने दिया था, मैंने पहले बताया था आपको, दो जगत। इसमें साइंटिस्ट है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल मीन्स अरस्तु, अरिस्टोटल अरस्तु ने क्या किया था, समस्त सजीवों को, लिविंग बर्ड्स को दो भागों में बांटा था, लिविंग बींग्स को, प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में बांटा था। ठीक है, किसने, एरिस्टोटल ने। बाद में आफ्टर
द अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने 1758 में अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि ये पहले वर्णन कर चुका हूँ, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, में संपूर्ण जीव जगत को 2 किंगडम में विभाजित किया, 2 किंगडम में विभाजित किया था। इसके अनुसार 2 किंगडम कौन कौन से हैं? फर्स्ट किंगडम को हम लोग कहते हैं एनिमल किंगडम, और सेकंड किंगडम का नाम है प्लांटी किंगडम या प्लांट किंगडम के किंगडम। क्लियर है? अब प्लांट किंगडम में किनको रखा गया, किसको रखा गया प्लांट किंगडम में? इसके लिए कैरेक्टर देख लीजिए, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे ना, सेल वॉल प्रेजेंट, वैक्यूल प्रेजेंट। क्लियर है? अब क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो इसके अंतर्गत क्या क्या रखा उन्होंने? इसमें प्लांट में नेम आता है, कौन कौन से नेम आता है इसमें प्लांट में? नेम बता देता हूँ थोड़ा। इसमें एल्गी, फंगस, फंजाई बोलते हैं जिसको, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा क्या बोलते हैं वो प्लांट क्लासिफिकेशन के अनुसार एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी, ऐसा, ठीक है, इसको रखा गया था, इसमें सम्मिलित किया गया था प्लांट किंगडम के अनुसार। किसने? कैरोलस लीनियस ने। अब एनिमल किंगडम का भी देख लीजिए थोड़ा सा। एनिमल किंगडम में इसमें इधर लिख देता हूँ, ये हो गया प्लांट किंगडम का, इधर मैं बना देता हूँ एनिमल का, एनिमल किंगडम का। एनिमल के लिए क्या क्या कैरेक्टर उन्होंने डिसाइड किए रहे होंगे? सिंपल है, सेल वॉललेस, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट हो, कोशिका भित्ति रहित जीवों को सम्मिलित किया था। वैक्यूल इसमें एब्सेंट थे, ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट थे, समझ रहे होंगे आप, क्लोरोफिल एब्सेंट थे, अर्थात नॉन फोटोसिंथेटिक एनिमल्स को इसमें रखा गया था। इसके अंतर्गत ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सभी प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स, सभी प्रकार के वर्टिब्रेट्स को सम्मिलित किया था। क्लियर है? आप समझ गए होंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि ये जो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, इसके जो द्विजगत वर्गीकरण है, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है? क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है इसके, देखिए फटाफट देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। इनमें जितने भी प्रकार के एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव है उनको एक साथ रखा गया था। किनको किनको? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ रखा गया था। यूनिसेल्युलर प्लस मल्टीसेल्युलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में, इस क्लासिफिकेशन में स्पेशली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव था, यूकैरियोटिक के साथ में प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें युग्लिना, आपने युग्लिना सुने होंगे, प्रोटोजोआ एनिमल होता है युग्लिना, और क्लेमाइडोमोनास, ये बहुत इम्पोर्टेंस चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इसमें युग्लिना जो होता है ये एनिमल का प्रतिनिधित्व करता है,
और जो क्लैमाइडोमोनास होता है ये प्लांट का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों को एक साथ रख दिए तो ये भी शॉर्ट कमिंग बनता है, इसका कमियां में आ जाता है। ठीक है। लाइकेन जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? आपने पढ़े होंगे एल्गी और फंगस से मिलकर बना होता है। एल्गी और फंगस से मिलकर बना होता है। दोनों को एक साथ दोनों मिलकर बनता है और दोनों को पादप जगत में रखना उचित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी पादप जगत में रखा गया था 2 जगत वर्गीकरण के अनुसार। और जो वायरसेस है, जितने भी प्रकार के वायरस जानते हैं, अच्छे वायरस जानते होंगे अब तो आप। ठीक है। विषाणु जितने प्रकार के वायरस होते हैं इन सबको प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन प्लांट के समान कोई लक्षण या कैरेक्टर ये दर्शाते नहीं हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंटेंट आज का समझ में आया होगा। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन फादर ऑफ बॉटनी है, कौन फादर ऑफ जेनेटिक्स है, किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, एटसेट्रा, और क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ 2 किंगडम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके लिए। कितना होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है। आज के वीडियो में मेरे पास बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगा, तब तक के लिए सबको बाय।